नमस्कार। एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूना समझौता अर्थात पूना पैक्ट के बारे में। दोस्तों, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है पूना समझौता। ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। दोस्तों, ये तो केवल पूना समझौता रहा, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, अंग्रेजों की क्या मंशा थी, इन सारे पहलुओं को हम लोग एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है और मैं व्हाइट बोर्ड से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मटेरियल आपको एकदम प्रमाणित मिलेगा। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ये मटेरियल मैंने छाट छाट के अलग अलग बुकों का सहारा लेकर के सेट किया है। आप कहीं से भी 1% का फॉल्ट नहीं पाएंगे, ये हमारा पूरा वादा है। दोस्त, अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जवाब देने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं पूना समझौता के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग 3 गोलमेज सम्मेलनों को देखते हैं। ये 3 गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं दोस्त कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ तीनों सम्मेलन हुए हैं, तो ये लंदन में हुए हैं। कहाँ हुए हैं, तो लंदन में हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं, तो लंदन में हुए हैं। बात क्या आती है कि क्यों जरूरत पड़ी ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों की और क्यों इसका मैंने पूना समझौता में जिक्र किया, तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछता है तो पूछ देता है कि महात्मा गांधी किस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 ईस्वी में। इसी में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। इसके जस्ट पीछे एक डेट, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है दोस्त, उसको भी आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौता पे इरविन किसी तरीके से महात्मा गांधी को मना लेता है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका काफी इरविन पर प्रेशर था कि हर हालत में किसी भी तरह महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको भेजना ही भेजना है। और इरविन से जो गांधी जी का एक तरीके से समझौता होता है और जाने के लिए महात्मा गांधी तैयार होते हैं, वो समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसी समझौते के बाद महात्मा गांधी पे कई उंगलियां उठती हैं कि क्यों नहीं शहीद आजम भगत सिंह की फांसी रुकवाए, तमाम तरीके के लांछन लगने लगते हैं। उन पहलुओं को हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे कि महात्मा गांधी, और एक वीडियो में मैंने यूट्यूब पर पढ़ा के भी डाला है कि 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद कुछ दिनों के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी होती है। भगत सिंह की फांसी पे मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पर एग्जाम नीति भाई दुबे सर पे ही मैंने पोस्ट कर दिया है। तो आइए दोस्त, तो इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में होता क्या है, तो कांग्रेस के तरफ से ये प्रतिनिधि बन के महात्मा गांधी गए हैं और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ व्यक्तिगत खर्चे पर जाने वाले जो भारतीय थे वो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, तेज बहादुर सप्रू, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिए थे वो कौन थे, तो वो B.R. अम्बेडकर थे। तो महात्मा गांधी के साथ अगर हम देखें तो कुल 31 लोग इसमें भाग लिए हैं। कितने भारतीय में,
तो 31 भारतीय हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल महात्मा गांधी हैं। बाकी सारे लोग अपने व्यक्तिगत खर्चे पे गए हैं, अपने अपने लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ये लेबर पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा, एक जगह पूछा हुआ है कि रैमजे मैकडोनाल्ड किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर जो एक तरीके से पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे, उस पे रैमजे मैकडोनाल्ड ने सहमति जताई और महात्मा गांधी की सहमति के लिए एक तरीके से याचना किया कि आप भी इस पे सहमति प्रदान कर दीजिए। महात्मा गांधी कहे कि ये कतई नहीं होगा, और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो असफल रहे। महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बड़ा मनाने के लिए एक तरीके से प्रेशर दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी माने नहीं और वो फिर वतन को चले आए। कहीं ना कहीं गांधी इरविन जब समझौता होता है और महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से लंदन के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए निकलते हैं, तो यहाँ के भारतीयों को ये सचेत करके गए थे कि जो आंदोलन चल रहा है उसको आप लोग चलाते रहिएगा, हमें विश्वास नहीं है कि अंग्रेज से हम संतुष्ट होकर के ही भारत लौटेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो अपने बातों से मुकर जाते हैं। वो अपने बातों से क्या होते हैं? मुकर जाते हैं, उन पे विश्वास नहीं है। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी उनके चालों से परिचित थे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो भी लंदन से हुई थी। तो अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ के रहन सहन वो पहचान लेता है, उनकी मंशा क्या है, उन सारी चीज़ों को जान जाता है। तो महात्मा गांधी भी लंदन में पढ़ाई किए थे और अंग्रेजों के चाल से वो भी परिचित हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग तो ले रहा हूँ, लेकिन ये आशा नहीं है कि वहां से मैं संतुष्ट होकर के ही लौटूं। बात सही भी हुई, कोई फायदा नहीं हुआ इस तीनों गोलमेज सम्मेलन का। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश PM, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, लेबर पार्टी से थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से थे। भारतीय मताधिकार समिति, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बना हुआ है। भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन, ध्यान रखिएगा, लोथियन स्थान था, ये लोथियन समिति के आधार पर कम्युनल अवार्ड जो था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सांप्रदायिक पुरस्कार, जो एक कम्युनल अवार्ड है इसे हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक आधार। एक कम्युनल अवार्ड है क्या, कि कम्युनल अवार्ड के आधार पर, इसके निष्कर्ष पर, इसमें कहा गया कम्युनल अवार्ड में भारतीय मताधिकार समिति, लोथियन समिति के आधार पर कम्युनल अवार्ड एक तरीके से रैमजे मैकडोनाल्ड के इशारे पर होता क्या है, तो मुसलमानों, सिखों और भारतीय ईसाइयों के साथ दलित वर्ग, इसे मैं हाईलाइट इसलिए किया हूं कि पूना पैक्ट में इन लोगों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पूना पैक्ट जो जिसके इर्द गिर्द घूमता है वो दलित वर्गों के लिए घूमता है, यानी कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात पृथक निर्वाचन पद्धति के लिए घूमता है। इस कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या था, तो मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के साथ दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी। यानी कि कम्युनल जो अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश PM थे, उन्होंने जब ये कम्युनल अवार्ड दिया, एक तरीके से इसे हम लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक पुरस्कार दिया, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के लिए अर्थात मूल रूप से दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति बनाई गई। ये पृथक निर्वाचन पद्धति अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल होता क्या है, तो इसको हम लोग एक शानदार भाषा में, देसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि एक क्षेत्र विशेष है और मान लीजिए वहां 100 लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष पे 100 लोग रहते हैं, उसमें से 70 दलित हैं। तो इस कम्युनल जो ये अवार्ड था, सांप्रदायिक पुरस्कार था और पृथक निर्वाचन जो पद्धति थी, इस पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब यही था कि उस 70 लोगों में से कोई दलित
ही उम्मीदवार होगा। जैसे मान लीजिए विधानसभा का ही है, तो विधानसभा का विधायक का उम्मीदवार कौन हो गया, एक दलित उम्मीदवार हो गए। और दलित जो वहाँ के लोग हैं, जो पब्लिक है, जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय ही उनको वोट देगा। यानी कि दलित लीडर भी और जो वोटर भी हैं वो दलित ही रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के तरफ इशारा किया जा रहा था, यानी कि एक वर्ग के तरफ इशारा किया जा रहा था। स्थिति ये हुई कि महात्मा गांधी इसे असंतुष्ट दिखे और महात्मा गांधी ये कहे कि यह अंग्रेजों की चाल है कि एक हिंदू का बहुत बड़े तबके को हिंदू से अलग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, ये चाहता था कि भारत में अगर अधिक दिनों तक हम लोगों को राज करना है तो हिंदू के साथ जो एक दलित वर्ग है, एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाए। और आप ये सोचते होंगे कि बी आर अम्बेडकर जी मूर्ख थे कि रैमजे मैकडोनाल्ड के बातों में आ गए थे, तो ऐसा कतई नहीं था। उन जो बी आर अम्बेडकर जी थे काफी डिग्री लिए थे और काफी बुद्धिमान थे, उसमें कोई शक संदेह परंतु लेकिन नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे सवर्णों द्वारा अत्याचार हो रहा था दलित वर्ग पे और जबरदस्त अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर के उनके मन में एक पीड़ा थी, एक डर था। और ध्यान रखिएगा कि आप पढ़े भी होंगे कि बी आर अम्बेडकर जी बड़ी संघर्ष से पढ़ाई पूरी की है अपना, और जितने उनके साथ यातना हुआ है उसको भी उन्होंने अपने दोनों आंखों से देखा है। आप जानते हैं कि जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। ये उनके लिए विद्यालय में एक अलग से घड़ा रखा गया था, कांच का जो घड़ा होता है, मटका होता है, वो अलग से रखा गया था। उस मटके को भी छूने का उनको अधिकार नहीं था। प्यून आता था, वो पानी ऊपर से गिराता था तो हाथ लगा करके पीते थे। आप ये बताइए कि आप सवर्ण है कि दलित है कि क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं सही लग रहा है आपको? किसी जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना ये कहीं उचित है? नहीं है। तो एक सभ्य समाज में घिनौने वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए। ये विक्षिप्त मानसिकता के जो लोग होते हैं वही इन सब कार्यों को करते हैं, और नहीं तो चंद चूतियों के वजह से एक बहुत बड़ा तबका इस समय खंडित होने के कगार पे है हिंदू धर्म से। बौद्ध धर्म चूंकि महात्मा अपने लास्ट समय में बी आर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उन्हीं के इशारे पर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म की तरफ अपना कूच कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, आप महात्मा बुद्ध को भी इधर उधर बोलते हैं आप लोग जो सनातनी हैं। महात्मा बुद्ध भी तो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो या तो आप पढ़े नहीं हैं, और नहीं अगर पढ़े हैं तो महात्मा बुद्ध को अनाप शनाप कहने से बचेंगे। वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आइए हम लोग चलते हैं। पृथक निर्वाचन, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उम्मीदवार भी दलित होगा और उनको जो वोट भी देंगे वो दलित ही देंगे। इसके सख्त विरोधी थे महात्मा गांधी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरीके से हिंदुओं को ये बांट देगा। नोट करके मैंने लिखा है कि महात्मा गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर, ध्यान रखिएगा, नोटबुक लेकर के सारी चीजें नोट करते रहिएगा। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के यरवड़ा सेंट्रल जेल में, जो पूना है उसी के यरवड़ा यानी कि जो सेंट्रल जेल है उसी में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कम्युनल अवार्ड की जब रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा करता है तो महात्मा गांधी इधर उसी के विरोध में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं, एकदम त्याग देते हैं कि नहीं, मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। और इसी को लेकर के जब वो खाना छोड़ देते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और जब महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो बी आर अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनने लगता है कि क्या कलंक लेना चाहते हैं। अगर महात्मा गांधी की कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है तो एक आप कलंक लेकर के बैठ जाएंगे, दलितों के ऊपर एक कलंक स्थापित हो जाएगा, एक कलंक लग जाएगा। और
बी आर अम्बेडकर के सामने जा करके, और जो कस्तूरबा गांधी थी वो भी अपने सुहाग के लिए कह रही थी कि सुहाग की भीख मांग रही थी। एक तरीके से कहा जाए कि किसी तरीके से मेरे पति को आप बचा लीजिए, कस्तूरबा गांधी जी, ये वाकया है। तो महात्मा जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा विचार विमर्श किया और उनके पर दबाव, भारतीय नेताओं द्वारा दबाव डाला जाने लगा, जिसमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, तेज बहादुर सप्रू, उस समय के जितने कद्दावर नेता थे भारत के, उन सारे लोगों ने बी आर अम्बेडकर पर दबाव डालने की कोशिश की। और आनन फानन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के सेंट्रल जेल में पूना समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें सहयोगी के रूप में जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो मध्यस्थता एक तरीके से किए थे, वो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, इन लोग का प्रमुख नाम आता है। तो इन लोगों की मध्यस्थता रही थी, इसको भी आप लोग एकदम रखिएगा। इसमें होता क्या है कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जब पूना समझौता होता है, तो इसके बाद अंबेडकर जी ने जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग थी उसको क्या कर दिया, तो वापस ले लिया। क्या कर लिया? वापस ले लिया। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो पृथक निर्वाचन की बात, जो ये पृथक निर्वाचन मंडल था, पद्धति थी, उसको बी आर अम्बेडकर ने पूना समझौता में क्या कर लिया? वापस ले लिया। इसमें कम्युनल अवार्ड के तहत जो ये पृथक निर्वाचन मंडल था, उसमें 71 सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें? 71 सीटें निर्धारित की गई थी कि दलित कैंडिडेट होगा और दलित सबका ही उनको वोट देगा। महात्मा गांधी ने इस समझौते के बाद इस सीट को बढ़ा करके 148 सीट कर दिया गया। कितनी सीटें सुरक्षित कर दी गई? 148 सीटें कर दी गई। और कहा यह गया कि दलित कैंडिडेट ही खड़े होंगे, लेकिन सारे लोग वोट देंगे। बात थोड़ी सी महात्मा गांधी की अच्छी लगती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर दलित कैंडिडेट खड़े होते और दलित लोग ही केवल उनको वोट देते, तो जो अन्य लोग थे वो इनको नेता मानने से इनकार कर देते। ये महात्मा गांधी का अपना एक कोटेशन था, ये उनको नेता ही नहीं मानते, तो एक गतिरोध की स्थिति आ जाती। इसीलिए क्या हुआ कि 71 सीटें नहीं लीजिए अम्बेडकर जी, आप 148 सीट ले लीजिए, लेकिन उनको दलित कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन उनको सारा तबका वोट देगा। जितने लोग हैं, जाति धर्म विशेष समुदाय के हैं, वो सारे के सारे लोग उनको वोट देंगे। और इसी पे मान गए वो। तो 148 सीट, ये तो स्टेट लेवल पे था। 18% की वृद्धि जो हुई थी वो सेंट्रल लेवल पे हुई थी। यानी कि विधानसभा में अगर देखें तो 148 और 18% की अगर बात करें, तो जो 18% आप देखते हैं वो सेंट्रल लेवल की बात होती है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी के साथ व्यक्तिगत खर्चे पर जाने वाले भारतीय कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा, केवल भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अर्थात कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लिए थे। बाकी इनको लेकर के 31 लोग थे, वो लोग व्यक्तिगत खर्चे पे गए थे। उसमें कौन कौन? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, तेज बहादुर सप्रू, इत्यादि इत्यादि। अब ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय बी आर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन पे ये लांछन लगाया जाता है कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए अंग्रेज के पक्षधर थे। बात ऐसी नहीं थी दोस्त, जब आपके ऊपर अत्याचार होगा ना, तो अपने आंखों से जब आप देखेंगे, उस यातना को सहेंगे, तो आपका ही दिमाग खुल जाएगा और आप भी सोचेंगे कि हमारा कोई सहयोग करता कि इस जो नर्क है, इस नर्क से हम निकल करके और एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करते। वो जानते थे कि अगर पृथक निर्वाचन जो मंडल है
ये समाप्त कर दिया गया और अगर आरक्षण हमको नहीं मिला तो जो एक हमारे साथ बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं नर्क की जिंदगी ये व्यतीत करेगा। तो अगर बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिए तो कहीं ना कहीं वो अपने जगह पे सही थे। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। एक थोड़ा सा चीज यहाँ समझ लीजिएगा कि उस समय ये पूना समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो विलिंगटन था। कौन सा था दोस्त? तो विलिंगटन था। ये ध्यान रखिएगा। जो इरविन समझौता के बाद वायसराय कौन बन जाता है भारत का? विलिंगटन बन जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसको लास्ट में लिस्टिंग कर दिया है। उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।